हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। ये सेशन यूपी बोर्ड से एनसीईआरटी पर आधारित है। नागरिक शास्त्र कक्षा 11 अध्याय 1 में है संविधान क्यों और कैसे। प्रत्येक बृहस्पतिवार को कक्षा 11 नागरिक शास्त्र से एक सेशन आपके पास जाएगा। पूरे कोर्स की तैयारी करवाई जाएगी। इस अध्याय में प्रत्येक टॉपिक पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। उसके बाद में इस पाठ से जितने प्रश्न बन सकेंगे वो भी आपके पास जाएगा। एक अध्याय को 3 सेशन में कंप्लीट करने की कोशिश की जाएगी। तो इस अध्याय में पहले संविधान का वर्गीकरण, भारतीय संविधान का निर्माण, संविधान सभा का गठन, संविधान सभा की कार्यप्रणाली, संविधान की शक्ति, उद्देश्य प्रस्ताव, राष्ट्र की बुनियादी पहचान। इतने टॉपिक हैं। कोशिश की जाएगी कि हर टॉपिक पे आपको संतोषजनक उत्तर मिले, आप संतुष्ट हों, और प्रत्येक पाठ से विस्तार पूर्वक विधिवत चर्चा करेंगे और आपकी फुल तैयारी करवाएंगे। तो चलिए पहले हम आते हैं संविधान पर। तो संविधान का मतलब क्या हुआ? किसी देश के लिए कोई ऐसा दस्तावेज जिस पर देश के संचालन के लिए सब कुछ स्पष्ट रूप से लिखा गया हो। केंद्र की शक्तियां, राज्य की शक्तियां, नागरिक के अधिकार, कर्तव्य, सरकार के अधिकार, कर्तव्य, सबका वर्णन संविधान में लिखा होगा। उस दस्तावेज में देश के सारी कार्य प्रणाली का वर्णन करना ही संविधान है। तो दस्तावेज संविधान निर्माण की एक पुस्तक, एक संविधान सभा के द्वारा निर्मित एक पाठ पुस्तक, देश के लिए निर्मित संविधान सभा द्वारा मार्गदर्शन ही संविधान है। अब आप समझे होंगे कि संविधान क्या है। अब जैसे आपको एक आध कोटेशन आपको याद होना चाहिए। किसी विद्वान के वाक्य विद्वान क्या कह रहा है, तो उसको भी एक आध आपको बता देते हैं। उसकी वैसे ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपको यदि याद रहता है तो अच्छी बात रहेगी। पेपर में लिख के आना। ऑस्टिन के अनुसार आपको बता रहा हूँ, संविधान वह है जो सर्वोच्च सरकार के संगठन निर्धारित करता है। संविधान वह है जो सर्वोच्च सरकार के संगठन निर्धारित करता है। समझिए। चलिए एक और विद्वान के वाक्य बता देता हूँ। संविधान उन आधारभूत सिद्धांतों को कहते हैं जिनसे किसी राज्य का स्वरूप निर्धारित होता है। अब आप संविधान के बारे में, संविधान क्या है, उसकी 2 परिभाषा भी आपको बता दिया। अब अगला टॉपिक है संविधान का वर्गीकरण। तो संविधान का वर्गीकरण भाई
क्या है, तो इसको हम कम से कम 4 आधारों पर करेंगे। संविधान के वर्गीकरण को 4 आधारों पर करेंगे। संविधान की उत्पत्ति के आधार पर, संविधान की उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण। तो संविधान की उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण क्या है? नंबर 1, विकसित संविधान, जैसा कि ब्रिटेन का संविधान है। ग्रेट ब्रिटेन का संविधान विकसित संविधान है। ऐसा संविधान जो ऐतिहासिक घटनाओं के विकास का परिणाम होता है और इन विकास प्रथाओं एवं बुद्धि के संयोग के आधार पर एक दस्तावेज तैयार हो जाता है, प्रथाओं को कानून मान लिया जाता है, वही है विकसित संविधान। उदाहरण के तौर पे बता दिया हूँ, विश्व में ग्रेट ब्रिटेन का विकसित संविधान है। प्रथाओं, कानूनों, रीति रिवाजों के आधार पर जो समय समय पर बदलाव होते गए, लागू किए गए, उन्हीं के आधार पर ब्रिटेन का संविधान निर्मित है। अब दूसरा, निर्मित संविधान। अब वो तो विकसित बता दिया, अब निर्मित संविधान में यानी लिखा हुआ संविधान। तो लिखा हुआ संविधान आप ये समझ लें, भारत का भी लिखा हुआ संविधान है और अमेरिका का भी लिखा हुआ संविधान है। ऐसे संविधान जिनका निर्माण किसी निश्चित समय पर किसी व्यक्ति अथवा सभा द्वारा किया जाता है। जैसे अमेरिका का भी संविधान एक संविधान निर्मात्री सभा द्वारा किया गया और भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा की निर्मात्री सभा द्वारा किया गया। अब उत्पत्ति के आधार पर आप 2 प्रकार से समझिए, विकसित एवं निर्मित। अब दूसरा है प्रथाओं एवं कानून के अनुपात के आधार पर। प्रथा और कानून में अंतर है। जिस प्रथा को सरकार मान्यता दे देती है वो कानून बन जाता है, समझिए। तो प्रथाओं एवं कानून के आधार पर हम लिखित संविधान एवं अलिखित संविधान, बात वही है, वहाँ विकसित तो यहाँ अलिखित। जैसे ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, भारत का, अमेरिका का ये संविधान लिखित हैं। लिखित संविधान के अंतर्गत अधिकांश नियम लिखित रूप में होते हैं, जिनका निर्माण जनता के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। जैसे अमेरिका और भारत का संविधान। विश्व का प्रथम लिखित संविधान कहाँ का है? संयुक्त राज्य अमेरिका का विश्व का प्रथम लिखित संविधान। भारत पे नहीं चले जाना, 1776 में सबसे पहले अमेरिका में संविधान लिखा गया। भारत में तो 1946 से 1949 तक के बीच में लिखा गया। तो आप ये समझिए, तो सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का। अब दूसरा अलिखित संविधान। तो इस संविधान में अधिकांश नियम अलिखित होते हैं, उनका कहीं पर कोई लिखित उदाहरण नहीं मिलता है। ये संविधान अभिसमय, प्रथाएं, परंपराएं, न्यायालय के निर्णय आदि के आधार पर विकसित होते हैं। जो रीति रिवाज हैं, जो हमारी परंपराएं हैं या न्यायालय जो समय समय पर निर्णय देती है, उसके आधार पर ये अलिखित संविधान है। जैसे कि ग्रेट ब्रिटेन का संविधान। आप तीसरे संविधान की ओर चलते हैं, परिवर्तनशीलता के आधार पर संविधान। तो परिवर्तनशील, जो सरल रूप से परिवर्तन हो जाएगा उसको लचीला बोलेंगे, जो थोड़ा कठिनाई से परिवर्तन होगा संविधान में उसको कठोर संविधान बोलेंगे। अब लचीला और कठोर के बारे में आप समझें। सरलता पूर्वक सामान्य प्रक्रिया द्वारा जिस संविधान में संशोधन किया जा सके वो
लचीला संविधान कहलाएगा। जैसे ग्रेट ब्रिटेन में वहाँ पे रिवाज, प्रथाएं, न्यायालय के निर्णय, तो इनको हम आसानी से परिवर्तन कर सकते हैं, रीति रिवाजों में बदलाव कर सकते हैं, कोर्ट अपने न्यायालय के विरुद्ध भी फैसला दे सकता है, तो इसको लचीला संविधान कहेंगे। और कठोर संविधान में किसी भी संविधान को, किसी भी देश के संविधान को किसी विशेष पद्धति के द्वारा उसमें संशोधन किया जा सकता है। जैसे अमेरिका का संविधान या भारत का संविधान। आपको भारत के संविधान के बारे में बताते हैं। कुछ विशेष बातें ऐसे होते हैं कि केंद्र संशोधन करने का प्रस्ताव रखता है। केंद्र द्वारा पारित होने के बाद आधे से अधिक राज्यों द्वारा भी पारित करवाना पड़ता है। कितनी कठोर बात है, बहुत कठिनाई का सामना। केंद्र 2/3 बहुमत से पारित करे और आधे से अधिक राज्य उस प्रस्ताव को, उस विधेयक को पारित करें, तब कानून बनेगा, संविधान में संशोधन तब माना जाएगा। तो हमारा भारत का संविधान तो लचीला भी है, कठिन भी है। लचीला है किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना, किसी राज्य का निर्माण करना, किसी राज्य के भूभाग में चेंजिंग करना, तो ये सरल है। पर उसके मूल आत्मा में ये मौलिक अधिकार हुए या प्रस्तावना हुई, इस सब में संशोधन करना बहुत कठिन कार्य है। तो हमारा भारत देश तो लचीला भी है और कठोर भी है, पर अमेरिका का संविधान कठोर ही है, लचीला नहीं है। अब अगला, शक्तियों के विभाजन के आधार पर संविधान। तो शक्तियों के विभाजन के आधार पर भाई या तो एकात्मक सरकार होगी, एकात्मक राज होगा, या तो संघात्मक राज होगा। एकात्मक में सारी शक्तियां किसी एक केंद्र में निहित होती हैं और उस केंद्र के अभिकरण के रूप में राज्य या जो संस्थाएं होती हैं काम करती हैं। और संघात्मक संविधान में शक्तियां केंद्र और राज्यों के बीच बटी हुई होती हैं। केंद्र और राज्य उन शक्तियों को अपने क्षेत्राधिकार के तहत उस कानून को लागू करता है, उसका पालन करता है। तो हम संघात्मक संविधान, जैसे हमारा भारत है, संघात्मक है। यहाँ केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा हुआ है। कहीं कहीं जैसे ब्रिटेन में वहाँ एकात्मक संविधान है, चीन में एकात्मक संविधान है, जहाँ पर किसी एक शक्ति द्वारा पूरे देश का संचालन हो, वो एकात्मक संविधान है। और जहाँ पर केंद्र और राज्य या अन्य संस्थाओं को मिलाकर शक्तियों का बंटवारा हो, वहाँ पे संघात्मक संविधान है। तो ये आपके 4 प्रकार, और चारों प्रकार में 2-2 प्रकार के, यानी 8 प्रकार हो गया। अब अगला देखेंगे, भारतीय संविधान का निर्माण। भारतीय संविधान का निर्माण, तो जैसा कि हमारा देश गुलाम था, अंग्रेजों के अधीन था, वहाँ पर चुनाव होने वाले थे और हमारे भारत देश में आंदोलन उग्र था, भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। तो भारतीयों को ऐसा लग रहा था कि यदि श्रमिक दल सत्ता में आएगा तो हमें स्वतंत्रता मिल जाएगी। और हुआ वही, वहाँ पे श्रमिक या लेबर पार्टी जो आप समझें वो सत्ता में आती है। और शपथ के साथ ही क्लीमेंट एटली वहाँ का प्रधानमंत्री का नाम है। जब 1946 में चुनाव हुआ तो जो सरकार बनी लेबर पार्टी की, उसके प्रधानमंत्री बने क्लीमेंट एटली। उन्होंने घोषणा की कि जून 1948 तक हम भारत को स्वतंत्र कर देंगे। उन्होंने ही, जबकि स्वतंत्रता हमें पहले ही मिल गई, प्रधानमंत्री ने
जून 1948 की बात की थी और हमें स्वतंत्रता मिल गई 15 अगस्त 1947 में। समझिए, अब वहाँ से ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्रिटेन से एक मिशन भेजता है, कैबिनेट मिशन। अब वो आता है तो यहाँ पे लोगों से बातें करता है। ये 3 सदस्य होता है, लोगों से बात करके कोशिश करता है कि किस हिसाब से हम यहाँ के संविधान को निर्माण करवाएं। अंततोगत्वा वो संविधान के लिए जुलाई में चुनाव करवा देता है। ये मार्च में आता है और जुलाई में चुनाव करवा देता है। जुलाई में चुनाव करवाने के बाद में अगस्त में गवर्नमेंट बनाने के लिए बुला लेता है और 2 अगस्त को गवर्नमेंट शपथ ले लेती है। तो ये गवर्नमेंट जब कानून बनाना होता था तो गवर्नमेंट के रूप में कार्य करती थी, सरकार के रूप में, और जब संविधान का निर्माण करता था तो यही लोग संविधान निर्माण का कार्य करते थे। अब संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। क्योंकि इस बैठक में कोई अध्यक्ष नहीं चुना गया था और अध्यक्ष के बिना कार्रवाई हो नहीं सकती थी, तो एक अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव किया गया। तो अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव करके कार्यवाही की गई। 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। मतलब ये नहीं कि बहुत योग्य थे, योग तो थे ही, यह है कि इस आधार पर नहीं, उम्र के आधार पर, उम्र में सबसे ज़्यादा उस वक्त थे, इस आधार पे अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। फिर 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। फिर तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को और इसी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को हम प्रस्तावना कहते हैं। तो संविधान निर्माण कितने दिनों में हुआ ये भी बात पता होनी चाहिए। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन विभिन्न समितियां बनाई गईं, अलग अलग समिति के अलग अलग अध्यक्ष थे। जितनी भी समितियां थी वो अपने सदस्यों और खुद अध्यक्ष मिलकर उस पे कार्य कर रहे थे, संविधान निर्माण में सहयोग दे रहे थे। और इसमें एक व्यक्ति ऐसे थे जो बिना वेतन लिए सलाहकार की भूमिका निभाते हैं और वो सलाहकार कौन थे? B.N. राव। B.N. राव ने बहुत से देशों का भ्रमण किया था, तो उस आधार पे वो उन देशों के जो मुख्य मुख्य बातें थी, उन बातों के आधार पर जो संविधान में अच्छी बातें थीं जिससे हमारे देश उस संविधान के द्वारा चल सके, उस पर सलाह देते रहे। इसमें एक प्रमुख समिति थी जो संविधान निर्माण हुआ उस पर विचार करने के लिए, और उस पर विचार करने के लिए कौन सी समिति बनी थी? प्रारूप समिति। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसमें 7 सदस्य थे, भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे। यहाँ पे बच्चे अक्सर गलती करते हैं, संविधान सभा का अध्यक्ष पूछा जाएगा तो भीमराव अंबेडकर, प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछा जाएगा तो भीमराव अंबेडकर। गलत है। संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसमें कुल 12 बैठकें हुई थी, 165 बैठकें हुई थी और 12 बार इसका अधिवेशन
बुलाया गया था। इसमें जो संविधान बनाना था, संविधान बन के जब पूरा हुआ तो मेन समस्या थी कि देश को इकट्ठा कैसे किया जाए। तो उसको इकट्ठा करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को कमान सौंपी गई गृह मंत्री का, और 563 रियासतों को विलय करवाया। किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल। 3 रियासतें ऐसी थीं, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद एवं जूनागढ़। ये शामिल नहीं हो रही थीं, पर इसमें साम दाम दंड भेद सबका प्रयोग करके, और ये भी भारत में इनका भी विलय हो गया। उसके बाद संविधान कब तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान सभागार में भारतीय संविधान को स्वीकार, अधिनियमित, आत्मार्पित एवं अधिनिर्मित किया। कहने का मतलब उस संविधान को आत्मार्पित किया, अधिनियमित किया, लागू किया। तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान का निर्माण हो गया, और 165 बैठकें, 12 अधिवेशन, कहीं कहीं पे आपको मिलेगा 11, पर नहीं, 24 जनवरी 1950 को भी जो एक अधिवेशन हुआ है उसको भी जोड़ा जाएगा, तो अधिवेशन 12 हो जाएगी। एक बात और ध्यान रखना, संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम सदस्य जो थी, क्योंकि संविधान का बंटवारा, देश का बंटवारा हो गया, तो संविधान कुछ पाकिस्तान की तरफ चले गए, कुछ इधर भारत में रह गए। तो उस भारतीय संविधान में एकमात्र मुस्लिम महिला थी बेगम एजाज रसूल। बेगम एजाज रसूल थी। महात्मा गांधी और बी.एन. राव की वार्ता पर भीमराव अंबेडकर एक बार मुस्लिम लीग से बांग्लादेश से चुनाव जीते थे, महाराष्ट्र से चुनाव हार गए थे, तो मुस्लिम लीग ने सपोर्ट किया था। बंगाल से जीत गए, पश्चिम बंगाल से। जब देश का बंटवारा होता है तो भीमराव अंबेडकर फिर खाली हाथ रह जाते हैं। तो बी.एन. राव और महात्मा गांधी के वार्तालाप से महाराष्ट्र में जिस कैंडिडेट ने भीमराव अंबेडकर को हराया था उससे इस्तीफा लिया जाता है, और भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में प्रवेश मिल जाता है, जिसको आज बोला जाता है संविधान सभा के जनक हैं, जन्मदाता हैं। तो ये संविधान निर्माण की प्रक्रिया हो गई। अब आगे संविधान सभा का गठन। अब संविधान सभा का गठन देख लेते हैं। संविधान निर्माण के बारे में बताते वक्त संविधान सभा के गठन को भी इशारा कर दिया हूं, पर थोड़ा और व्याख्या कर देते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण बता दिया। संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन। तो संविधान सभा के सिद्धांत का दर्शन 1895 ईस्वी में तिलक के स्वराज विधेयक में हुआ था। बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया था। फिर 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के गठन की मांग प्रस्तुत की। फिर 1942 ईस्वी के क्रिप्स प्रस्ताव में संविधान सभा के निर्माण की मांग को स्वीकार किया गया। कब स्वीकार किया गया? 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव ने संविधान सभा के निर्माण की मांग को स्वीकार किया। संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत।
कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का निर्माण हुआ। पहले बताया कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में आता है, जुलाई में इलेक्शन करवाता है, चुनाव करवाता है, अगस्त में सदस्यों को बुलाता है और सितंबर में 2 सितंबर को शपथ दिलवा दी जाती हैं। फिर और आगे संविधान सभा की पहली बैठक में बता चुका हूँ 9 दिसंबर 1946 को ही और अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। संविधान सभा की दूसरी बैठक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष चुने गए और इनकी अध्यक्षता में 14 अगस्त 1947 को विभाजित भारत के संविधान की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। अब अगला है संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन। तो यही गठन के साथ में निर्वाचन के बारे में यहाँ समझ लो। संविधान सभा के सदस्य 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा चुने गए। संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389। 389 सदस्यों में से 292 सदस्य प्रांतों से चुने गए, 93 सदस्य देशी रियासतों से चुने गए और 4 सदस्य ब्रिटिश कमिश्नरी से चुने गए। ये 4 सदस्य बहुत पूछा जाता है बहुविकल्पी में, तो चारों सदस्य याद कैसे करेंगे? ABCD इतना आप याद कर लिए तो चारों कमिश्नरी क्षेत्र आपको याद हो जाएगा। ए से अजमेर, बी से बलूचिस्तान, सी से कुर्ग, ABCD और डी से दिल्ली। समझिए, ये 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे, ये बहुत पूछे जाते हैं। अब संविधान सभा की बैठक में 299 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। चुनाव में कांग्रेस के 208 प्रतिनिधि, मुस्लिम लीग के 73 प्रतिनिधि और स्वतंत्र लघु राजनीतिक दल के 8 उम्मीदवार थे। सरोजनी नायडू संविधान सभा की सदस्य थीं। जैसा बताया, एक मुस्लिम सदस्य भी थी, बेगम एजाज रसूल। तो सरोजनी नायडू भी संविधान सभा की सदस्य चुनी गईं। अब अगला टॉपिक आता है संविधान सभा की कार्यप्रणाली। संविधान सभा की कार्यप्रणाली, तो इस पे देखते हैं। तो जैसा कि बताता आ रहा हूँ, पूरा कहानी के रूप में सुनते जाइए। भारत में अंतरिम सरकार का गठन 1946 में हुआ। मार्च में आया, जुलाई में इलेक्शन, अगस्त में बुलाया गवर्नमेंट बनाने के लिए और 2 सितंबर को शपथ दिलवा दी थी। अब तो भारत में अंतरिम सरकार का गठन कब हो गया? 1946 में। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। तथा अंतिम बैठक कब हुई? 26 नवंबर 1949 को। पर पूर्ण रूप से अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950। इस बैठक को लेके ही 12 बैठक कहा जा सकता है। अब 13 दिसंबर को क्या हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसे कब पास किया गया? 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसे पारित कर दिया। अब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटेन द्वारा कब पारित हुआ? तो ये पारित हुआ था 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ। यहाँ पे पहले कॉमन सभा में, फिर लॉर्ड सभा में, फिर वहाँ के राजा के पास गया। तो वहाँ पे जो राजाध्यक्ष थे वो 18 जुलाई 1947 को साइन करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं और भारत स्वतंत्र हो जाता है। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण समिति कौन थी? पहले बताया, प्रारूप समिति, जिसका गठन कब हुआ ये भी पूछा जा सकता है। हाँ, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? तो 29 अगस्त 1947 को
प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को तत्कालीन कानून मंत्री B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में किया गया। इन्हें भारतीय संविधान का जनक भी माना जाता है। उनका गृह राज्य ब्रिटिश कालीन भारत में मध्य प्रांत यानी मध्य प्रदेश में था। उनका जन्म स्थान महू था, जो वर्तमान में कहाँ पे है? महू, मध्य प्रदेश में। प्रारूप समिति द्वारा कार्यवाही कब शुरू की गई? 30 दिसंबर 1947 को। प्रारूप समिति द्वारा कार्यवाही 30 दिसंबर 1947 को शुरू की गई। संविधान का पहला प्रारूप भारत के संवैधानिक सलाहकार B.N. राव, बेनेगल नरसिंह राव द्वारा बनाया गया। प्रारूप समिति की 141 बैठकें हुई। सबसे महत्वपूर्ण समिति थी, अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे। 141 बैठकें हो रही हैं और इसका प्रथम प्रारूप फरवरी 1948 में प्रकाशित हुआ। इसका जो प्रारूप, पहला प्रारूप फरवरी 1948 में पारित हुआ। अब कुछ समितियों के नाम भी आप, जैसे संघ संविधान समिति के अध्यक्ष, तो संघ मतलब केंद्रीय, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष या केंद्रीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति भी वही बात आ गई, जवाहरलाल नेहरू रहेंगे। प्रांतीय संविधान समिति, जैसा कि बताया कि प्रांतों को इकट्ठा करना है तो कौन होगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल होंगे। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? तो भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही बनाया जाएगा। इसी सब आधार पे तो पूरी रियासतों को एक किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। संचालन समिति कौन होगा? जो संचालन करेगा, यानी जो अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष कौन था? ध्यानपूर्वक सुनिए, संविधान सभा का अध्यक्ष या संचालन समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति का एक प्रारूप समिति थी, उसको बता दिया हूँ, उसके अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे। झंडा समिति, ये भी महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है कभी कभार कंपटीशन में या आपके पेपर में ही पूछा जाता है। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जे.बी. कृपलानी जी झंडा समिति के अध्यक्ष थे। और अल्पसंख्यक उप समिति एक बनी थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो हरीशचंद्र मुखर्जी उसके अध्यक्ष थे। अब ये कार्यप्रणाली के अंतर्गत हम देखेंगे कि संविधान कैसे पारित हुआ, इस पर भी विचार कर लेते हैं। तो संपूर्ण संशोधनों के पश्चात, जैसे कि प्रारूप समिति कर रही थी, संविधान सभा ने इस प्रारूप को 26 नवंबर 1949 को स्वीकार कर लिया। कुल अधिवेशन, और अगर कुल अधिवेशन में 11 और 12 बहुविकल्पी में आ जाए, ऑप्शन में 11 भी रहे 12 भी रहे, तो आप 12 पे चले जाना, हे धड़क, समझिए। 12 नहीं है तो 11 पे चले जाना। कुल अधिवेशन हुए तथा इसके प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार विमर्श किया गया। संविधान निर्माण में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अच्छा, संविधान जब बन रहा था तो लोग अवैतनिक तो B.N. राव थे, और लोग तो पैसा ले रहे थे ना, तो संविधान बनाने में पैसा भी लगा होगा। कितना लगा था? 64 लाख रुपए खर्च हुए थे संविधान बनाने में। उस वक्त 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। अपनी अंतिम रूप में संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां थी। 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, समझिए। 22 भाग थे, 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियां हो गई। अब भारत को गणतंत्र कहते हैं क्योंकि यहाँ का राष्ट्रपति का चुनाव होता है। जहाँ
राष्ट्रपति या राजाध्यक्ष एक परिवार विशेष से मनोनीत कर लिया जाता है, वहाँ पे हम वहाँ के राजाध्यक्ष को हम गणराज वहाँ के राज को नहीं कह सकते। गणराज मतलब उसका चुनाव होता है। अब आगे देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है। संविधान सभा की शक्ति। संविधान सभा की शक्ति, तो ये यहाँ पे आप एक चीज़ ये समझ लें कि संविधान के कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को समझें, उसकी शक्तियों को समझें। तो संविधान सभा ने संविधान निर्माण के अतिरिक्त बहुत से कार्य किए हैं, उन कार्यों को भी देखिए। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया। संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ हमारा देश। 24 जनवरी 1950 को, ध्यान देना, वो 22 जुलाई 1947 बताया था राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। अभी 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान, और 26 जनवरी 1950 को 2 दिन बाद राष्ट्रीय गीत अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति नियुक्त कर लिया गया। ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। और अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये आप समझे। अब आगे संविधान सभा की शक्तियों में आगे देखते हैं कि और इनकी क्या शक्तियां थीं। तो संविधान सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों की सीमा भी निर्धारित करता है। ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती हैं कि सरकार उनका उल्लंघन नहीं कर सकती। अर्थात संविधान सरकार की शक्तियों को सीमित करता है। नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। सरकार इन अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती है, हनन नहीं कर सकती है। संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान में शक्तियों का विभाजन इस प्रकार से किया जिससे किसी एक संस्था का संपूर्ण शक्तियों पर एकाधिकार ना हो, जिसे कोई एक समूह संविधान को नष्ट ना कर सके। भारतीय संविधान में शक्तियों को समान रूप से 3 भागों में, वो 3 भाग क्या हैं? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में स्पष्ट रूप से विभाजन किया गया है अनुच्छेदों के माध्यम से, भाग के माध्यम से। और इनके जो कहीं कहीं पे होता है कि कुछ लोग आलोचना करते रहते हैं, तो कुछ आलोचना में 1-2 लाइन बताएंगे। ये आपको ज़्यादा जानकारी जरूरी नहीं, फिर भी 1-2 लाइन बता देते हैं। जैसे कि संविधान सभा का गठन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से ना होकर सीमित निर्वाचन से किया गया था। एक और, सदस्यों की विचारधारा एवं दृष्टिकोण में अनेक मतभेद थे। संविधान सभा की सीटों के आवंटन में सांप्रदायिकता को आधार बनाया गया था। ये इतना आप समझिए। अब उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव में क्या है भाई? उद्देश्य प्रस्ताव भी देख लेते हैं। तो उद्देश्य प्रस्ताव जैसा कि 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव में संविधान के मूल उद्देश्य एवं राष्ट्रीय आंदोलन में निहित आकांक्षाओं को सम्मिलित किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर ही समानता, स्वतंत्रता एवं लोकतंत्र जैसी बुनियादी प्रतिबद्धताओं को संविधान में शामिल किया गया था। अब आगे उद्देश्य प्रस्ताव के मुख्य बिंदु क्या हैं? भारत एक स्वतंत्र एवं संप्रभु गणराज्य है। दूसरा देखेंगे तो संघ की इकाइयाँ स्वायत्त योग्य होंगी और उन सभी शक्तियों का प्रयोग
और कार्यों का संपादन करेंगी जो संघीय सरकार को नहीं दी गई हैं। संप्रभु और स्वतंत्र भारत तथा इसके संविधान की समस्त शक्तियां और सत्ता का स्रोत क्या होगा? जनता होगी, यानी जनता सर्वोच्च है। संविधान में अल्पसंख्यकों, पिछड़े एवं जनजातीय क्षेत्रों, दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों को समुचित सुरक्षा दी गई है। गणराज्य की क्षेत्रीय अखंडता तथा थल, जल और आकाश में इसके संप्रभु अधिकारों की रक्षा सभ्य राष्ट्रों के कानून और न्याय के अनुसार की जाएगी। विश्व शांति और मानव कल्याण के विकास के लिए देश स्वेच्छापूर्वक एवं पूर्ण योगदान करेगा। तो ये आप समझिए। अब आगे एक पॉइंट है राष्ट्र की बुनियादी पहचान। राष्ट्र की बुनियादी पहचान। तो संविधान से जो हमारा संविधान बना है उसके द्वारा जो पहचान मिली है, जो हमारे देश के संचालन में अपना योग्य दिया है, दे रहा है, देगा आगे, उसके बारे में संविधान निर्माण से पूर्व हमारी अनेक प्रकार की पहचान थी, परंतु बुनियादी नियमों और सिद्धांतों पर सहमत होकर हमने अपनी मूलभूत राजनीतिक पहचान बनाई है। संवैधानिक नियमों का ऐसा विशाल ढांचा प्रदान किया जिसके अंतर्गत हम व्यक्तिगत आकांक्षाओं, लक्ष्य और स्वतंत्रताओं का प्रयोग करते हैं। हम नैतिक पहचान, संविधान हमें नैतिक पहचान भी देता है। बुनियादी राजनीतिक एवं नैतिक नियम विश्व के सभी प्रावधानों का उल्लेख संविधानों में स्वीकार किया गया है। राष्ट्रीय पहचान की अवधारणा सभी संविधानों में अलग अलग प्रकार की होती है। ये कानून के शासन को स्थापित करता है। ये समुदाय अथवा समाज में सहयोग, विश्वास एवं समन्वय की भावना को विकसित करता है। यह सत्ता संचालन हेतु सभी संस्थाओं में शक्तियों का वितरण करके उनकी सीमाओं को स्पष्ट करता है। यह नागरिकों के अधिकारों को राज्य में सुरक्षित करता है। अच्छा संविधान लचीला हो ताकि समय के अनुसार जो देश की आवश्यकता हो उसके अनुसार उसमें संशोधन किया जा सके। संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख होना चाहिए। सभी धर्मों को समान रूप से महत्व मिलना चाहिए तथा संविधान धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। कुछ राष्ट्र विभिन्न ऐतिहासिक परंपराओं के सम्मेलन से बनते हैं एवं ये विभिन्न समूहों को अपने अंदर मिला लेते हैं। जैसे जर्मनी का निर्माण जर्मन जातीयता के आधार पर हुआ। तो अब संविधान की बुनियादी, हमारे संविधान की बुनियादी पहचान क्या थी, ये इसके बारे में आपको बताया। हमारे संविधान की शक्तियों को कैसे बांटा गया है, न्यायपालिका, कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका में, ये आप समझें। अब अगले सेशन में इस पर और छोटे छोटे क्वेश्चन जो बन पाएंगे वो, और एक लाइन के जो अत लघु वाले में पूछा जाएगा ऐसे क्वेश्चन, समझ गए, जो अत लघु में पूछा जाएगा ऐसे क्वेश्चन। और अत लघु वाला ये नहीं समझना कि हमारे यहाँ अत लघु नहीं आया तो उसको आप लघु उत्तरीय में भी सेट कर सकते हैं, ऐसी व्याख्या करूँगा। तो अगले सेशन में छोटे छोटे क्वेश्चन, वन लाइनर और साथ में बहुविकल्पी प्रश्न, जैसा कि बोला हूँ हर बृहस्पतिवार को कक्षा 11 का हफ्ते में एक सेशन जाएगा और एक पाठ से 3 सेशन आपके पास जाएगा ताकि आप पाठ को विधिवत रूप से तैयार कर सकें। तो एक बार पूरे पाठ को
समझाने का प्रयास करूंगा एक सेशन में, और दूसरे सेशन में उससे जो क्वेश्चन बनते हैं और जो बहुविकल्पी क्वेश्चन बनते हैं उनका वर्णन, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, उनका वर्णन, ऐसा करके 3 सेशन में एक पार्ट को आपको अच्छी तरह तैयार करवाएंगे। तो चलिए अब इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगले सेशन में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।